Good evening, students. Good evening, ma'am. Thank you. Okay. स्टुडंट्स आता आपण सुरू करूया जे जे आपण लास्ट पार्ट आपण लास्ट केलेला तो स्टुडंट्स फक्त तुम्हाला येस और नो रिस्पॉन्स करायचा आहे. जर का तुम्हाला समजलं किंवा नाही समजलं, कुठे काही तुम्हाला कळत नसेल किंवा कुठलाही पार्ट आपला राहत असेल, ते तुम्हाला फक्त शॉर्ट मध्ये पण टाईप केलं तरी हरकत नाही. तुम्हाला मोठे सेंटेन्स टाईप करायची गरज नाही. ओके, तर आपण स्टार्ट करूया. तर ओके, तर लास्ट टाइम आपण काय केलेलं? लास्ट टाइम जो पार्ट आपण केला होता त्यामध्ये आपण पाहिलेले काही कॅरेक्टर्स, बरोबर? आपण ॲटॉमिक साईज पाहिलेली, हो की नाही? लास्ट टाइम आपण व्हॅलेन्सी सुद्धा पाहिलेली. व्हॅलेन्सी काय असते, ॲटॉमिक साईज काय असते, मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल मध्ये ॲटॉमिक साईजचा काय रोल आहे, व्हॅलेन्सीजचा काय रोल आहे. तसंच आता आपण पाहूया मेटॅलिक नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स. ओके, मेटॅलिक नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर्स आपण म्हणजे आपण 100 वेळा तरी आपण हा मॉडर्न पिरियॉडिक टेबल पाहिला असेल आतापर्यंत. आपल्याला आता हे बाय हार्ट झालेलं आहे की तुमच्या लेफ्ट हँड साइडला जेवढे एलिमेंट्स असतील ते मेटॅलिक असतील आणि तुमच्या राईट हँड साइडला जेवढे पण एलिमेंट्स असतील ते सर्व नॉन मेटॅलिक असतील. आणि मध्ये जो झिगझॅग शेप येतो तो असेल तुमचा मेटलॉइड्स. ओके, it is seen that metallic elements like sodium, magnesium are towards the left, and non-metallic elements such as sulfur, chlorine, oxygen are towards the right. The metalloid element silicon lies in between these two types. A similar pattern is also observed in other periods. It is seen that the zigzag line separates the metals from non-metals in the periodic table. जर का आपण periodic table बद्दल बोलू तर एक zigzag line असते जी का मेटलॉइड्सची असते. मेटलॉइड्स मध्ये तुम्हाला दोन्ही प्रॉपर्टी पाहायला मिळतील, काही प्रॉपर्टी मेटल्सच्या तर काही प्रॉपर्टी नॉन मेटल्सच्या, आणि ती जी आहे ती झिगझॅग लाईनने दर्शवलेली आहे. त्यानंतर इट इज एलिमेंट्स अपियर टू हॅव अरेंज इन सच अ वे दॅट मेटल्स आर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ दिस लाईन आणि नॉन मेटल्स जे पण आहेत ते राईट हँड साइड वरती आहेत, आणि मेटलॉइड जे आहे ते बॉर्डर वरती फॉल होतात. अशा प्रमाणे याची एक अरेंजमेंट तयार केलेली आहे. आता हे कसं झालं? हे काही कोइन्सिडेन्स होता की प्लॅन्ड होतं की काही कॅल्क्युलेशन होते, रिसर्च म्हणून केलं? तर हे आपण पाहूया. लेट अस कम्पेअर द कॅरेक्टरिस्टिक्स chemical properties of metals and non-metals. It is seen from the chemical formulae of a simple ionic compound that a cation in them is formed from a metal while the anion in them is formed from the non-metals. Okay, आपल्याला सर्वांना माहिती आहे कॅटायनची प्रॉपर्टी काय आणि एनायनची प्रॉपर्टी काय. जर का आपण कॅटायन बद्दल बोलतो, कॅट आयन, ओके, मी तुम्हाला एक इझी वे देते याला लक्षात ठेवायचं. जर का आपण कॅटायन बद्दल बोलतो, कॅटायन म्हणजे पॉझिटिव्ह, ओके, आणि एनायन म्हणजे नेगेटिव्ह. आता हे कसं मला समजलं की कॅटायन ह्याला लक्षात कसं ठेवायचं? आता इथे तुम्हाला दोन शब्द ऍड करायचे, सी ए, आणि हा जो पॉझिटिव्ह साईन आहे तुमचा कॅट झाला. ओके, आणि इकडे एन आयन मध्ये ए, आणि ह्याला तुम्हाला एन आय ओ एन. सर्वांना समजलं एनआयएन आणि कॅटायन कसं लक्षात ठेवायचंय? एन ला तुम्हाला स्मॉल एन असं तुम्हाला बनवायचं. तर कॅटायनचा अर्थ काय आहे? कॅटायन म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज आणि एनआयएन म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज. इझी टू अंडरस्टँड? लक्षात राहील सगळ्यांचा? आपला नेहमीच गोंधळ होतो, कॅटायन काय, एनआयएन काय. ओके, त्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे परत एकदा सांगते मी. कॅटायनची प्रॉपर्टी किंवा कॅटायन म्हणजे कुठला चार्ज आणि एनायन म्हणजे कुठला चार्ज हे लक्षात ठेवण्याकरता तुम्ही CAT, ओके, तर ह्याला पॉझिटिव्ह चार्ज तुमच्याकडे ऑलरेडी आहे कॅटायनचा अर्थ, तर CATION कॅटायन, आणि नेगेटिव्ह चार्ज इज एनआयएन, तर त्यासाठी ए. ओके, तुम्ही काय करणार आहात? तुम्ही या चार्जला थोडासा छोटा करूया. ए निगेटिव्ह आहे, एन आय ओ एन, एनआयएन. ओके, तर याप्रमाणे तुम्हाला लक्षात राहील की आपले जेवढे पण नेगेटिव्ह साइडला मेटल्स आहेत
ते सगळे पॉझिटिव्ह चार्ज वाले आहेत आणि जेवढे पण तुमच्या राईट हँड साईडला नॉन मेटल्स आहेत ते निगेटिव्ह चार्ज वाले आहेत. सर्वांना हे लक्षात राहील? कोणाला काही कन्फ्युजन आहे इथपर्यंत? ठीक है, इजी टू रिमेम्बर, याद रहेगा सभी को? ठीक है, तो आपको ये सिर्फ टी को पॉजिटिव चार्ज बना देना है और एन के ऊपर बार को नेगेटिव चार्ज बना देना है, दैट्स इट. बाकी आपको सब याद हो जाएगा. उसके बाद from this it is understood that metals of the atom have tendency to form a cation by losing its valence electrons, and this property is called as electropositivity of an element. तर तुमच्या मेटलमध्ये जी प्रॉपर्टी आहे, मेटल्स काय करतात, स्वतःचा एक इलेक्ट्रॉन्स लूज करतात, म्हणजे कोणाला देण्याकरता ते लूज ठेवतात. ओके, ही मेटलची प्रॉपर्टी आहे आणि या प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी ऑफ द एलिमेंट. पॉझिटिव्हिटी का? कारण की हा पॉझिटिव्ह चार्ज बरोबर असोसिएटेड आहे. म्हणजे मेटल्स जे आहेत ते पॉझिटिव्ह चार्ज बरोबर असोसिएटेड आहे. हा स्टेटमेंट सर्वांना कळालेला आहे. थोडा टेक्निकल आहे, पण तुम्हाला फक्त चार्जेस लक्षात ठेवायचे, कधी नेगेटिव्ह आणि कधी पॉझिटिव्ह. आता आपण जाऊया इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह वरती. आता ऑन द अदर हँड अन ॲटम ऑफ नॉन मेटल हॅज टेंडेन्सी टू फॉर्म anion, दॅट इज बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. हा जे आहे anion, इथे काय होणार, हे उसने घेणार. एक्सेप्टिंग म्हणजे उसने घेणार. इथे काय सांगितलंय, जे डोनेट करतात, ओके, जे मेटल्स जे आहेत त्यांची टेंडेन्सी किंवा त्यांची कॅपॅसिटी डोनेट करायची आहे, त्यांना पॉझिटिव्ह चार्ज मध्ये टाकलेलं आहे. आणि जे एक्सेप्ट करतात, ओके, किंवा जे उसने घेतात कोणाकडनं, त्याला आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह. फ्रॉम द आउटसाइड इनटू इट्स व्हॅलेन्स शेल वी हॅव ऑलरेडी सीन दॅट the ions have a stable electronic configuration of a noble gas. How is the ability to lose or accept electrons in valence shells determined? Okay, तर ह्याच्यामध्ये काय होणार, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ॲटम आर हेल्ड बाय अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. आता हे जे आहेत, आपला H2O चा बॉन्ड आहे, हा कसा काय बनलेला आहे, ह्यांच्यामध्ये एक अट्रॅक्टिव्ह फोर्स आहे. ओके, ज्याच्यामध्ये तुमचे पॉझिटिव्ह आयन्स आणि निगेटिव्ह आयन्स, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह अट्रॅक्ट इच अदर, बरोबर, आपण आधीपासून शिकत आलो आहोत. पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह अट्रॅक्ट इच अदर, सेम चार्जेस रिपेल इच अदर अँड ऑपोजिट चार्जेस अट्रॅक्ट इच अदर. इथे पण हेच होणार, तुमचा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह एकमेकांना अट्रॅक्ट करणार आणि त्यामुळे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होणार याच्यामध्ये. ओके, आणि हा जो बॉन्ड आहे, ओके, त्याच्यामध्ये ते पॉझिटिव्ह चार्ज न्यूक्लियस वरती फोर्स एक्झर्ट होणार. इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल लाई बिटवीन द व्हॅलेन्स शेल and the nucleus because of their presence in the effective nuclear charge exerting an attractive force on the valence electron is somewhat less than actual nuclear charge. ह्याला कटशॉट करण्याकरता तुम्हाला फक्त एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे, जे तुमचे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, ओके स्टुडंट्स, जे तुमचे, हा हे तुमचं न्यूक्लियस आहे आणि ह्याच्या बाहेर तुमचा आउटर शेल आहे. इकडे जे पण तुमचे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, ओके, ते काय करणार, दे आर बिटवीन द व्हॅलेन्स शेल अँड न्यूक्लियस, म्हणजे अजून एक पट्टा आहे बाहेर, तर इकडचे इलेक्ट्रॉन्स आणि हा न्यूक्लियस, हे 3 लेअर झाले. तर हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, हे न्यूक्लियस आणि एक्झिस्टिंग बाहेरच्या इलेक्ट्रॉन पासून ते एक अंतर ठेवतात. ओके, आणि हे जे अंतर ठेवतात, हे का म्हणून ठेवतात, कारण की हे न्यूक्लियसला थोडे बाउंडेड असतात आणि बाहेरच्या इलेक्ट्रॉनला सुद्धा बाउंडेड असतात. हे एक इंटरमिडिएट होण्याचं काम करतात, मध्यंतर होण्याचं काम करतात, बरं का. Thus, the number of valence electrons in metal is small, that is 1, 2, 3. Also, effective nuclear charge exerting on attractive force on the valence electron is small. म्हणून तुमच्या मेटल्स मध्ये व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स फक्त 1, 2, 3 आहेत आणि यांच्यावरती चार्ज सुद्धा छोटा हे होतो. As combined to effect of these two factors, metal have tendency to lose valence electrons. आणि ह्या करताच, कारण की त्याच्यावरती चार्ज खूप कमी असतो, तर मेटल्स काय करतात, आपले इलेक्ट्रॉन्स लूज करतात किंवा त्यांच्या इलेक्ट्रॉन्सच्या बाहेर जी बॉन्डिंग असते ती वीक असते, तर ते इझिली आपले इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते लूज करू शकतात. ओके, दिस टेंडेन्सी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह इन मेटॅलिक कॅरेक्टर ऑफ दॅट एलिमेंट. ओके, ह्यालाच आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी किंवा मेटॅलिक कॅरेक्टर ऑफ दॅट एलिमेंट. एवढं सगळ्यांना क्लिअर आहे स्टुडंट्स? अंडरस्टूड?
ओके, बरं. आता हे इरेज करते मी. परत एकदा आपण ह्याला रिवाइज करूया, मग नंतर आपण नेक्स्ट टॉपिक वर जाऊया. ओके, सगळ्यात पहिले इथून स्टार्ट करूया. इट इज सीन दॅट मेटॅलिक एलिमेंट्स लाईक सोडियम, मॅग्नेशियम आर टुवर्ड्स द लेफ्ट. म्हणजे हे सगळे आहेत मेटल्स. ओके, आणि जे नॉन मेटॅलिक एलिमेंट्स आहेत सल्फर, क्लोरीन, हे सगळे राईटला आहेत. त्याच्यामध्ये जी एक झिगझॅग लाईन आहे त्याला आपण मेटलॉइड एलिमेंट बोलतो. ओके, ती एक सेपरेशन लाईन किंवा आपण एक बॉर्डर समजू शकतो मेटल्स आणि नॉन मेटलच्या मध्ये. Elements appear to have arranged in such a way that metals are on the left side of this line आणि नॉन मेटल्स आर ऑन द राईट साइड ऑफ द लाईन. आणि मेटलॉइड जे आहेत ते बॉर्डर लाईन वरती आहेत. आता हे कसं झालं, हे एक्सप्लेन करण्याकरता एवढा मोठा पॅरेग्राफ मध्ये त्यांनी स्टेप वाईज एक्सप्लेन केलंय. सगळ्यात आधी आपल्याला काय सांगितलंय, सगळ्यात आधी compare the characteristic chemical properties of metals and non-metals. आपल्याला माहितीये metals are good conductors, non-metals are bad conductors. हे सर्वांना माहितीये, बरोबर? बर, आता ह्याच्यानंतर आपण हे बघूया. इट इज सीन फ्रॉम द केमिकल फॉर्म्युला ऑफ सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स that cation in them are formed when metal while anion are formed from the non-metals. तर ह्यांचे जे आयोनिक कंपाऊंडचे जे हे आहेत फॉर्म्युला, ह्याच्यावरनं क्लिअर होतं की कॅटायन जे आहेत ते पॉझिटिव्ह चार्जने बनतात आणि एनायन जे आहेत ते नेगेटिव्ह चार्जने बनतात. ओके, त्याच्यानंतर फ्रॉम दिस इट इज अंडरस्टूड दॅट मेटल्स ऑफ द ॲटम्स हॅव टेंडेन्सी टू फॉर्म कॅटायन. ह्याने काय कळतं की मेटलची कॅपॅसिटी आहे कॅटायन बनवायची बाय लुझिंग इट्स व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. आता हा आपला व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन का म्हणून लूज करणार, गेन पण तर करू शकतो ना. तर नाही, हा आपला जो मेटल आहे ते आपले व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करणार. ओके, व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन्स. या प्रॉपर्टीला आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रो पॉझिटिव्हिटी ऑफ एन एलिमेंट. ऑन द अदर हँड, atom of non-metal has tendency to form an anion by accepting electrons from outside its a valence shell. तर परत ह्याच्या नॉन मेटलचे जे अनस्टेबल शेल्स असतात त्यांची कॅपॅसिटी असते की ते दुसऱ्यांकडनं उसने घेऊ शकतात. सो वी हॅव ऑलरेडी सीन दॅट आयन्स हॅव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नोबल गॅस. ओके, तर हे काय करतात, स्वतःला नोबल गॅसचं इन्स्पिरेशन ठेवतात आणि नोबल गॅस सारखं बनण्याकरता हे आपलं स्टेबल कॉन्फिगरेशन करण्याकरता कोणाकडनं उसने घेतात इलेक्ट्रॉन्स. How is the ability to lose or accept electrons in the valence shell determined? ही जी कॅपॅसिटी आपण कसं डिटरमाइन करू शकतो, जेव्हा सगळे इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ॲटम आर हेल्ड बाय अट्रॅक्टिव्ह फोर्स. बरोबर ना, जर का स्ट्रॉंग बॉन्ड असेल तर त्याला ब्रेक करायला वेळ जातो, जर का वीक बॉन्ड असेल तर लगेच ब्रेक होतो. तर एक अट्रॅक्टिव्ह फोर्स असतो सगळ्या ह्याच्यामध्ये, सगळ्या एलिमेंट्स मध्ये किंवा सगळ्या मॉलिक्युल्स मध्ये, पण त्याच्यावरती जो एक्झर्टेड ऑन देम बाय पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस. ओके, हा सगळा फोर्स कोणावरती डिपेंड होतो, न्यूक्लियसवर डिपेंड असतो. किती पॉझिटिव्हली किंवा किती स्ट्रॉंग बॉन्ड असेल हे सगळं न्यूक्लियसवरती डिपेंड करतं. ओके, त्याच्यानंतर आपण काय पाहिलं ह्याच्यामध्ये, इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल्स लाई बिटवीन द व्हॅलेन्स शेल्स अँड द न्यूक्लियस. आपण हे पण पाहिलं, एक न्यूक्लियस आहे, एक इनर शेल आहे आणि एक आउटर शेल आहे. ते जे हे आउटर शेलवाले आहे ते देण्या घेण्याचं काम करते. न्यूक्लियस आहे ते ऍटमला पॉझिटिव्ह चार्ज मेंटेन करेल. आणि हे जे मधले मध्यांतर जे आहेत इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ते काय करणार, ते जे आहे ते इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्जला मेंटेन करून ठेवणार एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स आणि न्यूक्लियसच्या मध्ये. त्यामुळे काय होणार, इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल लाई बिटवीन द व्हॅलेन्स शेल अँड द न्यूक्लियस. बिकॉज ऑफ देअर प्रेझेन्स, द इफेक्टिव्ह न्यूक्लिअर चार्ज एक्झर्टिंग an attractive force on valence electrons is somewhat less than actual nuclear charge. म्हणजे हा जो न्यूक्लिअर बॉन्ड या दोघांच्या मध्ये आहे तो न्यूक्लिअर बॉन्ड ह्यांच्या आणि ह्यांच्यामध्ये नसणार. याचं कारण काय आहे, कारण की आतमध्ये इनर शेल आहे. जर का हा इनर शेल नसता आणि डायरेक्टली न्यूक्लिअरच्या बाहेर एकच शेल असता
तर न्यूक्लियसचा चार्ज ह्याच्यावरती जास्त असतं. आता हा इनर शेल असल्यामुळे इथे बॉन्ड स्ट्रॉंग इनर शेल बरोबर बनतो. त्यामुळे एक वीक फोर्स तयार होतो आणि त्यामुळे हे जे बाहेरचे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते इझिली आपण कोणाला देऊ शकतो. एवढं सगळ्यांना समजलं? Thus, number of valence electrons in metal is small. Also, the effective nuclear charge exerting attractive force on valence electron is small. As a combined effect of these two factors, metals have tendency to lose valence electrons to form cations, having a stable noble gas configuration. This tendency of an element is called as electropositivity or metallic character of that element. अशा प्रकारे कुठल्याही एलिमेंटला इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी किंवा मेटॅलिक कॅरेक्टरचा दर्जा मिळतो. ओके, इझी टू अंडरस्टँड, एवढं सगळ्यांना कळालेलं आहे बरोबर? ओके, आता जर का तुम्ही इकडे बघणार या डायग्राम मध्ये, ओके, तर इथून तुमच्या मेटल पासून ते नॉन मेटल्स पर्यंत आणि मध्ये झिगझॅग मेटलॉइड, ओके, ह्याच्यामध्ये तुम्ही एक अंतर पाहाल किंवा याच्यामध्ये तुम्ही ट्रान्झिशन पाहाल. काय ट्रान्झिशन पाहाल किंवा काय फरक पाहाल? डिक्रीजिंग ॲटॉमिक रेडियस, इथून सुरू होतो तिथपर्यंत डिक्रीज होत जातं ॲटॉमिक रेडियस. इन्क्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर, ही इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी इथून डिक्रीज होता 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 नॉन मेटल पर्यंत पोहोचेपर्यंत इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी इन्क्रीज होते आणि अल्टिमेटली हे नॉन मेटल्स बनतात. डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी अँड मेटॅलिक कॅरेक्टर, जसं नॉन मेटल मध्ये कन्वर्ट होतात तसे इकडचे मेटॅलिक कॅरेक्टर्स जे आहेत ते कमी कमी होत जातात. ओके, तसंच हे तर झालं आपलं हॉरिझॉन्टल. आता व्हर्टिकली काय आहे? इन्क्रीजिंग ॲटॉमिक रेडियस. जर का तुम्ही वरून खाली खाली याल तर तुमचं ॲटॉमिक रेडियस जे आहे ते तुम्हाला इन्क्रीज होताना दिसेल, एक एक शेल ऍड होत जाईल बरोबर. त्यानंतर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी अँड नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर, जसं तुम्ही वरून खाली येणार तसं तुमचं इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी आणि नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर दोन्ही सुद्धा डिक्रीज होणार. आणि इन्क्रीज कशामध्ये होणार? तुमच्या इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटी किंवा मेटॅलिक कॅरेक्टर मध्ये इन्क्रीज होणार. ओके, जी हा सेंटेन्स आहे, हे दोन सेंटेन्स आहेत ते इकडे लागू पडतात. ओके, एवढं सगळ्यांना कळालंय? इथपर्यंत कोणाला काही शंका आहे का? ओके, थोडं फास्ट करूया आज आपण. हा चॅप्टर बहुतेक कम्प्लीट होईल. बरं, the periodic trend in metallic character of element is clearly understood from the position in modern periodic table. या कॅरेक्टरला आपण काय म्हणतो? या कॅरेक्टरला आपण पिरियॉडिक ट्रेंड म्हणतो. जे मेटॅलिक कॅरेक्टर आहे इलेक्ट्रोपॉझिटिव्हिटीचा त्याला आपण पिरियॉडिक ट्रेंड म्हणतो. पिरियॉडिक ट्रेंड म्हणजे प्रत्येक पिरियड मध्ये तो आपला कॅरेक्टर चेंज करत जातो, पण सिक्वेन्शियली. आता लेट अस कंसिडर द मेटैलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप. अभी हम क्या कंसिडर करने वाले हैं कि हमारा जो मेटैलिक कैरेक्टर है जो सेम ग्रुप को बिलोंग करता है उनका क्या होगा. While going down a group, a new shell gets added. हम सभी को पता है कि अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे हर एक ग्रुप में एक एक शेल ऐड होते जाता है. यहाँ पे अगर एक रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके नीचे ऐड होते जाते हैं. समझा सभी को इतना? यहां तक कि सभी को क्लियर है? ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा आपको ध्यान देके समझना होगा, तो इसके लिए आप यहाँ पे पूरा फोकस करें. थोड़ा टेक्निकल है बट इट इज वेरी वेरी इजी. एक बार आपको सेंटेंसेस समझ आए, आपको ओन वर्ड्स में लिखने के लिए दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि पीरियोडिक ट्रेंड, सॉरी, व्हाइल गोइंग डाउन अ ग्रुप अ न्यू शेल गेट्स एडेड. ऊपर से नीचे आने तक एक एक शेल ऐड होते जाता है, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जाहिर सी बात है कि अगर एक एक शेल ऐड होते जाएगा तो न्यूक्लियर से वो शेल का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, बराबर है ना. जितने शेल्स ऐड होंगे उतना डिस्टेंस भी बढ़ेगा. करेक्ट? हाँ जी. So this results in lowering the effective nuclear charge and thereby lowering the attractive force on the valence electrons. तो जितना वो न्यूक्लियर से दूर जाएगा तो न्यूक्लियर का चार्ज या बॉन्ड उस पे नहीं रहेगा. चार्ज और बॉन्ड नहीं रहेगा
तो वो अपना इलेक्ट्रॉन्स खोने के लिए उसको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। तो इसीलिए जितने शेल्स ऐड होते जाएंगे स्टूडेंट्स बाहरी ऑर्बिट में, यहाँ पे 1, फिर ये 2, ठीक है, फिर ये जो है 3, समझ लीजिए बहुत सारे शेल्स ऐड हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे चलो समझ लो आप ये 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है। तो इस तरह से जितना ये न्यूक्लियर से दूर जाएगा, न्यूक्लियर से दूर दूर जाएगा, उतने स्टूडेंट्स इसके जो चार्जेस है, देखो उतना ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में रहेंगे उतने वो लूज हो जाएंगे। ओके, उनकी जो बॉन्डिंग है वो ढीली पड़ जाएगी क्योंकि उनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बहुत दूर है। और उसी वजह से उसके ऊपर जो चार्ज है या उसके ऊपर जो बॉन्डिंग है वो घटता जाएगा और ये अपने आप को फ्री थोड़ा समझने लगेंगे और ये अपने आप को डोनेट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, this results in lowering the effective nuclear charge and thereby lowering the attractive force on the valence electrons. As a result of this tendency of an atom to lose electrons increases. Okay. Also, the penultimate shell becomes the outermost shell on losing valence electrons. तो इसी की वजह से ये जो अल्टीमेट शेल, जो बाहर का एक्सट्रीम शेल है, ओके, उसे पेनल्टीमेट बोलते हैं। सॉरी, सो ये पेनल्टीमेट शेल है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए रेडी रहेगा। ड्यू टू दिस द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस फर्दर। जितने शेल होंगे उतनी उसकी टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एटम इज इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सो इससे हमें क्या पता चलता है, ये जो मेटालिक कैरेक्टर है ये क्या है, ये इनकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को खोने की, इसलिए ये मेटल्स है, इसलिए ये पॉजिटिव है। Therefore, the following trend is observed. The metallic character of an element increases while going down the group. इसलिए ये ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है। जितना आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे उतने आपको उनके मेटालिक कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे और मेटल और स्ट्रॉन्गर मेटल बनेंगे। ओके, अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि पहले उनके बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनके बाहरी ऑर्बिट में, तो वहां पे क्या हुआ था, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो चार्ज थे, ओके, और अनस्टेबल थे, वो ऑर्बिट को अनस्टेबल बना रहे थे। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को खोने की तैयारी करते या ये इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खो दिया है, किसी को दे दिया है, तो अल्टीमेटली ये स्टेबल बन जाते हैं ना, एवरीबडी, है ना, वो अल्टीमेटली एक स्टेबल बन जाते हैं। जस्ट अ मिनट, ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के बाद मेटल जो है और स्ट्रॉन्गर बन जाता है। इतना सभी को समझा क्यों स्ट्रॉन्ग बनता है मेटल, मेटल के कैरेक्टर्स और इतने स्ट्रॉन्ग क्यों बनते हैं। ठीक है, नाउ अभी आते हैं लेफ्ट से राइट जाने के लिए। while going from left to right within a period, the outermost shell remains the same. Okay, मतलब अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो इसका बाहरी शेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सेम ही रहेगा। However, the positive charge on the nucleus goes on increasing while atomic radius goes on decreasing. बिल्कुल, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे वो क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा और न्यूक्लियस पॉजिटिव होते जाएगा। पर क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि उसके पास और भी शेल्स ऐड हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो किसी को दे देंगे, तो ये और भी ज्यादा इसका एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होगा and thus effective nuclear charge will go on increasing. As a result of this tendency of an atom to lose valence electrons decreases within a period from left to right. Okay? इसी वजह से ये जब लेफ्ट टू राइट आएंगे हम लोग यहाँ से, ओके, तो इसकी टेंडेंसी कम होगी। अगर आपने देखा रहेगा यहाँ पे हर ग्रुप में एक एक शेल ऐड होते जाता है, लेकिन अगर आपने पीरियड में देखा रहेगा जरूरी नहीं है आपको हर ग्रुप में एक एक शेल ऐड करते हुए मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, शेल ऐड नहीं होगा, शेल उतना ही रहेगा। करेक्ट, तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियर के साथ बॉन्डिंग बनी रहेगी, न्यूक्लियर के साथ बॉन्डिंग बनेगी तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, जितना न्यूक्लियर पॉजिटिव होगा उतना उसका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ते जाएगा। इतना समझा सभी को।
यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? इजी टू अंडरस्टैंड? ओके ओके। आज थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करते हैं बिकॉज मुझे थोड़ा सा थ्रोट में प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट स्पीक फॉर लॉन्गर टाइम। इफ पॉसिबल हम नेक्स्ट मंडे को थोड़ा ज्यादा ये ले लेंगे क्लास, ठीक है? सॉरी। हाँ, तो हम यहाँ पे आते हैं। As a result of this tendency, an atom will lose valence electrons और डिक्रीज होगा पीरियड में लेफ्ट टू राइट। ये क्लियर हो गया। अब क्या होता है, टू फैक्टर्स नेमली द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस सेंटेंस का मतलब है, यहाँ पे दो चीजें बहुत ही जरूरी है जिसे जिम्मेदार ठहराया गया है। कौन सी दो चीजें हैं? इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। ओके, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना इसका रेडियस कम होगा, मतलब उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम होगा, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे पीरियड में, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाने की है, वो हमें वहां पे दिखाई देगी जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तभी। Therefore, the valence electrons are held with greater and greater attractive force, which is called as electronegativity of an atom. Okay? अभी तक हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बताती है कि ये जब भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं और न्यूक्लियस पे इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ते जाता है और बाहरी शेल पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं नॉन मेटल तक आने के लिए, ठीक है? तो वो टाइम पे ये जो बॉन्डिंग है इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, मैंने शेल ऐड होते हुए नहीं बोला है। ओके, मैंने कहा है लेफ्ट से राइट आते वक्त इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, शेल यहाँ पे ऐड होते हैं। ये दोनों डिफरेंस समझ लो। जब आप लेफ्ट से राइट पीरियड्स में आएंगे स्टूडेंट्स तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। जब आप टॉप से बॉटम ग्रुप में जाओगे तो आपके पीरियड्स ऐड होंगे, शेल्स ऐड होंगे। ओके, इतना सभी को समझा ना? तो अभी हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे गेन होती है। तो आप जब भी लेफ्ट से राइट पीरियड में आएंगे इसमें, तो यहाँ पे आपकी जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो पॉजिटिव 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 होते जाएगा, ठीक है? और भी ज्यादा पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका जो बाहरी शेल है, जहां पे इसके बाहरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, यहां तक आने के बाद इसके बाहरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना? इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां तक आने के बाद अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स तो इसके बाहरी शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। शेल उतना ही है, एक ही शेल है, लेकिन इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस इसको भी पॉजिटिव चार्ज से बाइंड करेगा, इसको भी बाइंड करेगा, इसको भी बाइंड करेगा, सबको पकड़ के रखेगा। इसलिए आपके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा। अभी समझा क्यों होगा? और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब तक ये नॉन मेटल के पास पहुंचा रहेगा तो क्या होगा आपकी, यहाँ पे जब नॉन मेटल के पास पहुंचेगा तब उसके पास ग्रेटर एंड ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स जमा हुआ होगा, और इसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम कहते हैं। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, क्योंकि मेटल की तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स की होगी। इतना सभी को समझा? आई होप मैंने थोड़ा इजी वे में एक्सप्लेन किया है स्टूडेंट्स। ओके, due to increasing electronegativity from left to right within a period, the ability of an atom becomes anion by accepting outside electron goes on increasing। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जितने इसके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो इसकी एबिलिटी बढ़ेगी डोनेट करने की, शेयर करने की, तो ये और ज्यादा एनायन बनेगा, है ना? और ज्यादा एनायन बनने के बाद, ओके,
यहाँ पे इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या इसकी एबिलिटी है एक्सेप्ट करने की या देने की, ये बढ़ जाएगी। और इसी टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एनायन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस इज कॉल्ड एज नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट। अभी हमने एक्सप्लेन किया इसको शॉर्ट में, अभी समझा ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। अंडरस्टूड? इजी टू अंडरस्टैंड? ओके, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये देख लिया। क्या हम कितना बाकी है? आई थिंक इसे ओके, ऑलमोस्ट खत्म होने आया। इसे वाइंड अप कर लेते हैं 10 मिनट्स में, चैप्टर हो जाएगा आपका, है ना? इसे वाइंड अप कर लेते हैं। ओके, तो ये तो था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सभी को समझ आया है। दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अभी हम आते हैं यहाँ पे। ऑलवेज रिमेम्बर, अभी आपको कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करना है बहुत ही अच्छी तरीके से। जब भी आप डाउनवर्ड्स जाते हो, ओके, कोई भी ग्रुप में आप डाउनवर्ड्स जाते हो, इन एनी ग्रुप द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन एलिमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। जैसे कि आप टॉप से नीचे आओगे ग्रुप में, ओके, ऊपर से नीचे आओगे तो आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप अक्रॉस जाओगे तो आप पीरियड में ट्रैवल कर रहे हो, इतना ध्यान में रखना। ओके, इतना समझा सभी को ग्रुप और पीरियड्स कैसे होगा? ठीक है, अभी यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बताया गया है? while going downwards in any group the electropositivity of an element goes on increasing while their electronegativity goes on decreasing। ठीक है, तो ये तो था हमारे ग्रुप का ऊपर से नीचे। while going from left to right in any period, लेफ्ट टू राइट अगर कोई भी पीरियड में जाएंगे आप, ओके, उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव गोज ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ पे वो नेगेटिव बनेंगे और यहाँ पे वो पॉजिटिव तो ऑलरेडी थे ही, पर ये जो पॉजिटिविटी जो है ऐसे ऐसे डिक्रीज होते जाएगी। समझा सभी को यहाँ तक? आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं। ठीक है, एक और स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है जी। Larger the electropositivity or electronegativity of the element, higher is the reactivity। ये जो reactivity है बिल्कुल भी इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड होता है। दोनों में से या तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव या तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे कोई एलिमेंट्स रहेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होगी। ओके, बहुत स्ट्रांगली वो रिएक्ट करेंगे दूसरे मेटल्स के साथ। जो बीच वाले होते हैं जिनकी मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिनकी मिनिमम इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है, उन पे इतना रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन इन पे बहुत ज्यादा रिएक्शन होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा? ग्रेडेशन। अभी ऐसे जो एलिमेंट्स है उसे हम हैलोजन की फैमिली में ग्रेड करेंगे। कहाँ पे करेंगे हम उनको ग्रेड? हैलोजन की फैमिली में करेंगे। सो जो ग्रुप 17 जो आप पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स देख रहे हो ना, एक बार मैं इसे ओपन करके बता देती हूँ। पी टेबल, ओके, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप इसको ये देख रहे हो ना, ग्रुप 17, ये वाला स्टूडेंट्स, हैलोजेंस का पूरा हैलोजन का ग्रुप, ओके, तो ये है आपका हैलोजन फैमिली। The 17 group contains a member of halogen family और all of them have general formula X2। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन, सॉरी एस्टाइन, और ये जो है इसको इसको इग्नोर कर दो, इस पे अभी भी काम चल रहा है। तो जितने आपके 17 ग्रुप में है सभी का फॉर्मूला X2 से स्टार्ट होगा, बेस, ओके, उसका बेसिक फॉर्मूला X2 से स्टार्ट होगा, जनरल फॉर्मूला। और ग्रेडेशन हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे उनकी फिजिकल स्टेट में। फिजिकल स्टेट में डाउन द ग्रुप 10 fluorine that is F2, chlorine that is Cl2 are the gases, bromine is a liquid while iodine is a
सॉलिड। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाइन, ये सारे के सारे अपने स्टेट्स बदलेंगे। ओके, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये देखो ब्राउन, रूम टेम्परेचर पे 0 डिग्रीज पे ये ब्राउन है। यहाँ पे ब्राउन किसे बोला गया है? गैस को। ब्लू लिक्विड है, अगर आप देख रहे हो ब्रोमीन इज अ लिक्विड। और सॉलिड क्या है यहाँ पे? सॉलिड इज स्टिल योर आयोडीन एंड एस्टाइन, एंड ग्रे वन इज अननोन, जो ये है वो अननोन है। ठीक है, अगर आप इसकी टेम्परेचर को बढ़ाओगे स्टूडेंट्स, देखिए देखिए सबके स्टेट चेंज हो रहे हैं। अगर आप देख रहे हो, ब्रोमीन पहले लिक्विड में था, अभी बन गया गैस। आयोडीन पहले सॉलिड में था, अभी बन गया गैस। कैन यू सी हियर ग्रेडेशन? तो इसी तरह से हमने ये देख लिया है। Thus, fluorine F2 and chlorine Cl2 are gases. Bromine Br2 is a liquid, while iodine is a solid. सबका 2 वाला ही फॉर्मूला है, सबका जनरल फॉर्मूला X2 है, पर इनके स्टेट्स अलग अलग है। ठीक है, सो आपको होमवर्क ये है कि आपको इनर्ट गैस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ओके, अलग अलग एलिमेंट्स को लेके। और एक है कि आपको CNR राव, ओके, इस पे आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है। एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस आपको इस पे कलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने हमारा ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। और एक बात यहाँ पे, डू यू नो M plus 2H2O will give you MOH2 plus H2। इसका जो जनरल केमिकल इक्वेशन है ये इंडिकेट करता है रिएक्शन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज गिवन अबव। While going down the second group as Be, Mg, Ca, Sr, Ba, आते हैं हम अपने सेकेंड ग्रुप पे। Be, Mg, Ca, Sr, Ba, second group. The gradation in this chemical property of alkaline earth metal is seen. While going down the second group, the reactivity of alkaline earth metal goes on increasing, and thereby the ease with which the reaction takes place also goes on increasing. Okay, यहां से ये शुरू होते हैं, नीचे आने तक ये बहुत हाईली रिएक्टिव बन जाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो ये है, क्या बोलते हैं, रिएक्शन है, वो भी बढ़ता है। Thus beryllium does not react with water, magnesium react with steam, and calcium, strontium and barium will react with water at a room temperature with increasing rates। हम बोलते हैं ना, कभी कभी हमारे पास हमेशा एक सवाल रहता है, अरे ये तो सारे एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो ये पानी के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता और ये क्यों करता है? इसका रीजन ये है, आपके बेरिलियम के पास 2 शेल्स है, आपके मैग्नीशियम के पास 3 है, कैल्शियम के पास 4 है, स्ट्रोंटियम के पास 5 है, 6, 7। तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो हमने पढ़ा था ना ऊपर से नीचे आने तक, हाईली रिएक्टिव, यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जैसे जैसे नीचे आते हैं वो हाईली रिएक्टिव बनते हैं। तो अगर ये बेरिलियम पानी के साथ या स्टीम के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, तो मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट बिल्कुल करेगा। और हो सकता है कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट कर जाए या स्ट्रोंटियम का पानी के साथ रिएक्ट कर जाए। ओके, है तो पानी का फॉर्म ना, सिर्फ इसका स्टेट अलग है, गैसियस स्टेट है, सॉलिड स्टेट है या लिक्विड स्टेट है। ये समझा सभी को? ये ऊपर से नीचे रिएक्ट क्यों करते हैं, एक रिएक्ट करता है दूसरा क्यों नहीं करता? उसके बाद magnesium reacts with steam while calcium reacts and strontium with water at room temperature at increasing rates। तो जितना नीचे जाएंगे हम उतनी उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। आई होप मैंने ये चैप्टर को बहुत ही सिंपल बनाया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिफिकल्टी है किसी को? यस, नो डिफिकल्टी, राइट? इजी, ओके, थोड़ा लेंदी था चैप्टर, पर ये बहुत ही इजी चैप्टर है। जस्ट कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखो, ठीक है? जस्ट एक क्विक लास्ट रिविजन करते हैं हम। हमने इसमें क्या देखा? हमने इसमें देखा पीरियोडिक ट्रेन्स में 3 चीजें देखी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में स्टार्ट किया वैलेंसी से, उसके बाद एटॉमिक साइज, उसके बाद हमने देखा मेटालिक और उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर। हमने नॉन मेटालिक और मेटालिक कैरेक्टर में
उसका प्लेसमेंट पढ़ा, लेफ्ट टू राइट कैसे रिएक्ट होते हैं, हमने इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी देखा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे नीचे आने के बाद ग्रेडेशन ऑफ हैलोजन फैमिली देखा, जिसका जनरल फॉर्मूला X2 है, और जो ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं एलिमेंट्स। ओके, और हमने ये भी देखा कि हमारे जो ऊपरी एलिमेंट्स है ग्रुप में वो रिएक्टिव क्यों नहीं होते हैं, और नीचे के एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं, सेम ग्रुप को बिलोंग करने वाले। ठीक है, सो हियर शैल वी वाइंड अप आवर क्लास फॉर टुडे। Okay, you may leave, students. Bye, everybody.